प्रत्याहार तो बना लिए हम लोग, चेक भी हो गया प्रत्याहार। और उसके बाद है उकालो झरस्व दीर्घ प्लूतः। हाँ सब ये सूत्र है, उकालोज झरस्व दीर्घ प्लूतः। इसमें देखिए, इसमें है उकालः, क्या है? उकालः, अच, ह्रस्व, दीर्घ और प्लूतः। ये आपका एक एक है, ये सब आपका एक है, समझ गए हैं? एक एक। देखिए अब इसमें क्या कह रहे हैं, बैठ जाओ तुम बैठ जाओ। उष्ट उष्ट उष्ट, यहाँ पे उष्ट 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 क्यों कहें? एक जो उष्ट है वो ह्रस्व का बोधक है, और दूसरा जो है उष्ट वो दीर्घ का है, और एक जो है प्लूत का बोधक है। ह्रस्व में एक मात्रा का समय होगा, दीर्घ में 2 मात्रा का, और प्लूत में 2 से अधिक मात्रा का, जिसमें संबोधन में उसका प्रयोग, जैसे हे राम, कोई दूर पे रहता है तो उसको बुलाते हैं ना, तो बोलते हैं कि अरे सुनील, ऐसे चिल्ला बोलते हैं, तो वो उसमें प्लूत का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो इसका अर्थ लिख लीजिए, उष्चा 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 वह वाम काल इव कालो यस्य सोच क्रमाद ह्रस्व दीर्घ प्लूत संज्ञः स्यात्। इसका अर्थ लिखिए, एक मात्रिक, या बोल के ही लिखवा दे रहा हूं, लिखिए, बोल के ही लिखवा दे रहा हूं तो लिख लेंगे ना? हाँ लिखिए, बोल के ही लिखिए, सबको लिख लेंगे या बोर्ड पे लिखूं? एक मात्रिक द्विमात्रिक तथा त्रिमात्रिक उकार के उच्चारण काल के सदृश जिस अच का उच्चारण काल हो वह ह्रस्व वह क्रम से ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञक होता है। प्लुत संज्ञक होता है, मतलब जो एक मात्रिक रहेगा उसको क्या हो जाएगा, उसको वो ह्रस्व संज्ञक होगा। जो द्विमात्रिक रहेगा वो क्या होगा, दीर्घ संज्ञक, और जो त्रिमात्रिक रहेगा
जिनमें 3 मात्रा 2 से अधिक मात्रा की समय लगे जिसके उच्चारण में, उसकी क्या होगी? प्लुत संज्ञा, प्लुत संज्ञक होगा। ठीक है, इसी में एक और बात बता रहे हैं, स प्रत्येक मुदत्तादि भेदेन त्रिधा। वह प्रत्येक कौन? तो ये जो ह्रस्व दीर्घ और प्लुत है, ये प्रत्येक तीनों, ह्रस्व भी, दीर्घ भी और प्लुत भी, वह प्रत्येक मुदत्तादि भेदन। मुदात्तादि का मतलब, मुदात का मतलब उदात, अनुदात और स्वरित। उदात, अनुदात और स्वरित भेद से 3 प्रकार के होते हैं। इसका भी अर्थ लिख लीजिए, वह ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, वह ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, उदात, अनुदात और स्वरित भेद से पुनः 3 प्रकार के होते हैं। ये जो ह्रस्व दीर्घ और प्लुत है 3, वो पुनः 3 प्रकार का सब होगा। तीनों, ह्रस्व भी 3 प्रकार का होगा, दीर्घ भी 3 प्रकार का और प्लुत भी 3 प्रकार का। ठीक है, चलिए अब उसके बाद अगला सूत्र, उच्चैरुदात्तः। उच्चैरुदात्तः, देखिए इसमें जो है उच्चैरुदात्तः, यहां पे उच्चई जो है ना, उच्चई और उदात्त है, उच्चई और उदात्त। देखिए उच्चई जो है ये अव्यय है। उच्चई क्या है? अव्यय है, और अव्यय का कोई रूप नहीं होता, अव्यय का रूप नहीं होता, इसलिए विभक्ति में नहीं आएगा। उदात्त जो है ये आपका एक एक है। ठीक, अब इसकी जो वृत्ति दी है नीचे दी है, यहां पर देखिए 3 नंबर है ना, यहां पर उच्चैरुदात्त, यहां पर भी नीचे 3 नंबर में दिया है। तालवादीसु कौन? समझ गए? अब इसकी जो वृत्ति है नीचे दी है, क्या कर रहे हैं? तालवादीसु स्थाने सूर्ध्व भागे निष्पन्नो जुदात्त, कह रहे हैं कि इसका भी अर्थ लिख लीजिए, इस सूत्र का अर्थ। तालुवादी स्थान के ऊर्ध्व, ऊर्ध्व का मतलब ऊपर, तालुवादी स्थान के ऊपर वाले भाग से उच्चरित होने वाला वाले वर्ण की उदात्त संज्ञा होती है। उदात्त संज्ञा होती है। ठीक है, चलिए इसको जल्दी उतारिए, मिटा देंगे हम। निश्चैरनुदात्तः, निश्चैरनुदात्तः, निश्चैः
अनुदात्तः। निश्चय क्या है? अव्यय है। निश्चय क्या है? अव्यय। और ये आपका एक एक है, ठीक है, एक एक। ऐसे ना एक बुझाए तो ऐसे समझ लीजिए एक एक, ये समझ में आएगा ना। देखिए इसकी भी वृत्ति नीचे दी हुई है, तालवा 4 नंबर पे, तालवाधिशु स्थाने स्वधो भागे निष्पन्नो जुदातः। इसका अर्थ लिखिए, तालु आदि स्थान के तालु आदि स्थान के नीचे वाले भाग से उच्चरित होने वाले वर्ण की अनुदात संज्ञा होती है। क्लास में बैठ गए हो, हंसते हो, पढ़ाई करना याद तो करना नहीं है। देखिए हो गया जी। अब अगला सूत्र, समाहारा स्वरितः। समाहारा स्वरितः। देखिए यहां पे समाहार स्वरितः कर रहे हैं कि इसकी वृत्ति नीचे दी है 5 नंबर पे, ध्यान दीजिए। उदात्तत्वानुदात्तत्वयोरेकत्र समाहारो यत्र सोच स्वरितः। इसमें होगा कि तालु आदि के, इसका अर्थ लिखिए, तालु आदि के समभाग से, न तो ऊपर से हो न नीचे से, समभाग से, तालु आदि के समभाग से उच्चरित होने वाले वर्ण की स्वरित संज्ञा होती है। स्वरित संज्ञा होती है। अब देखिए इसी में एक बात और कह रहे हैं, स नवविधोपि प्रत्येक मनुनासिकत्वानुनासिकत्वाभ्याम द्विधा। करें कि वो जो 9 प्रकार का अच है, यानी वो जो 9 प्रकार का, यानी जैसे ह्रस्व दीर्घ प्लुत 3 था, और उन तीनों का जब हम 3-3 भाग करेंगे, कैसे? ह्रस्व दीर्घ प्लुत का जब हम 3-3 भाग करेंगे, उदात अनुदात और स्वरित से, तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा ना। तो वही करें कि वह सह नवविधोप, यानी वह जो 9 प्रकार का अच है वह क्रमशः, उस यहां भी जो लिखा है स नवविधोपी, इसका भी अर्थ लिख लीजिए, वह 9 प्रकार का अच क्रमशः, वह 9 प्रकार का अच क्रमशः अनुनासिक और अननुनासिक, अनुनासिक और अननुनासिक भेद से 2-2 प्रकार का होता है।
होता है। ठीक है, चलिए इसको लिखिए और उसके बाद जाइए जल्दी। अब इसका भेद मैं बता दे रहा हूं आपको कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। ठीक है, जल्दी उतारिए इसे। देखिए, अब अगला सूत्र है मुख नासिका वचनो नुनासिका। मुख नासिका वचनो नुनासिका। देखिए, इसमें मुख है, नासिका है, वचन और अनुनासिक। ये जो है आपका एक एक है, यानी प्रथमा विभक्ति का एक वचन, ये भी प्रथमा का एक वचन। अब इसकी वृत्ति देखिए, करें कि मुख सहित नासिकयोच्चार्यमाणो वर्णोनुनासिक संज्ञः स्यात्। अर्थ लिख लीजिए इसका, फिर उसके बाद मैं सबका बता रहा हूं। मुख सहित नासिका से, मुख सहित नासिका से उच्चरित, मुख सहित नासिका से उच्चरित होने वाले वर्ण की अनुनासिक संज्ञा होती है, होती है। इसी में और भी बता रहे हैं कि तदित्थम अ इ उ री एसाम वर्णानाम प्रत्येक मष्टादश भेदा। इस प्रकार अ इ उ और री, ये प्रत्येक वर्ण 18 प्रकार के हुए। लिरिवर्णस्य द्वादश तस्य दीर्घाभवात्। लिरिवर्ण द्वादश, तो लिरिवर्ण 12 प्रकार का होगा, क्योंकि इसमें दीर्घाभवात यानी दीर्घ का अभाव है, क्योंकि इसमें दीर्घ का अभाव है। एचामपि द्वादश तेषां हरत्। एच वर्ण, एच का मतलब ए ओ आई औ। एच वर्णों के भी एच वर्ण भी 12 प्रकार का होगा, क्योंकि इसमें हरस्व का अभाव है। हरस्व का
अभाव है। इसको लिखिए। देखिए अभी हम लोग पढ़े हैं कि अ ई उ री इन प्रत्येक वर्ण के 18 भेद होते हैं ना। तो 18 भेद कैसे होगा इसको समझिए, बहुत अच्छा से समझिए। जैसे अ का 18 भेद कैसे होगा, अ का 18 भेद, अ का 18 भेद, अ का 18 भेद। देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कि अच जो है ह्रस्व एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक, उसको क्रमशः ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत संज्ञा होती है। तो उन तीनों की पुनः क्या करते हैं हम, उदात, अनुदात और स्वरित भेद में बांटते हैं। मैंने मान लीजिए ह्रस्व है, समझिएगा यहां पर अच है ना। तो इस अच का 3 भेद हो गया। पहले कौन कौन, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। पुनः इन तीनों के 3 भेद होंगे। इसका भी 3 भेद। उदात, तो उदात, अनुदात और स्वरित भेद से तीनों 3 प्रकार के होते हैं। तो ह्रस्व भी उदात, अनुदात और स्वरित भेद से, दीर्घ भी उदात, अनुदात, स्वरित भेद से, और प्लुत भी उदात, अनुदात, स्वरित भेद से। तो ह्रस्व जब उदात, तो ह्रस्व उदात, ह्रस्व उदात, ह्रस्व अनुदात, ह्रस्व स्वरित। हो गया ह्रस्व उदात, ह्रस्व अनुदात, ह्रस्व स्वरित। अब दीर्घ भी 3 प्रकार से होगा। दीर्घ उदात, दीर्घ अनुदात, दीर्घ उदात, अनुदात, स्वरित। प्लुत कहां से, स्वरित। हो गया। प्लुत भी 3 प्रकार का होगा। प्लुत उदात, प्लुत अनुदात, प्लुत स्वरित। अब देखिए ये 9 प्रकार का हो गया कि नहीं हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 प्रकार का हो गया। तब पुनः नीचे हम लोग पढ़े थे सौ नव विधोपी प्रत्येक मनुनासिकत्वा ननुनासिकत्वाभ्याम। ये जो 9 प्रकार का जो अच है ये पुनः अनुनासिक और अननुनासिक भेद से, ये 9 प्रकार का है ना, ये 9 दो भेद से हो जाएगा। कौन कौन, अनुनासिक से और अननुनासिक से। जैसे इसका 2 भेद होगा, एक होगा ह्रस्व उदात अनुनासिक, ह्रस्व उदात अननुनासिक, ह्रस्व उदात अननुनासिक। इसका भी 2 भेद। ह्रस्व अनुदात अनुनासिक, ह्रस्व अनुदात अननुनासिक,
नासिक। ठीक है। अब ये ह्रस्व स्वरित भी दो प्रकार से होगा। ह्रस्व स्वरित अनुनासिक, ह्रस्व स्वरित अननुनासिक। ठीक है। अब ये भी दीर्घ उदात्त अनुनासिक, दीर्घ उदात्त अनुनासिक। अब दीर्घ अनुदात्त, दीर्घ अनुदात्त अनुनासिक, दीर्घ अनुदात्त अनुनासिक। दीर्घ स्वरित भी, दीर्घ स्वरित अनुनासिक, दीर्घ स्वरित अनुनासिक। अप्लुत के, प्लुत उदात्त अनुनासिक, प्लुत उदात्त अनुनासिक। प्लुत उदात्त का प्लुत अनुदात्त अनुनासिक, प्लुत अनुदात्त अनुनासिक। अब इसका प्लुत स्वरित देखिए 18 प्रकार का हुआ कि नहीं, समझिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 प्रकार का हो गया कि नहीं हो गया। तो इसको यदि उतारना चाहें तो उतार सकते हैं आप लोग, जल्दी उतारिए, फिर उसके बाद और भी मैं इसका भेद बता दूंगा। ठीक है, ये समझ गए। अब समझिए, देखो मैं बोला था कि अच जो है उकाल के समान उच्चारण है जिस अच का, वह अच जो है क्रमशः ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञक होता है। माने अच है, अच में जितने वर्ण आएंगे तो ये जो है ह्रस्व भी होता है, दीर्घ भी होता है और प्लुत भी होता है। तो पहले तो 3 हो गया भेद, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। फिर कह रहे हैं स प्रत्येक मुदा तादि भेदन त्रिधा, वह प्रत्येक यानी वह ह्रस्व दीर्घ और प्लुत ये तीनों जो है 3-3 रूप से पुनः हो जाएंगे। कैसे?
तो हर उदात अनुदात और स्वरित भेद से, तो हरस्व उदात, हरस्व अनुदात, हरस्व स्वरित, दीर्घ उदात, दीर्घ दीर्घ उदात, दीर्घ अनुदात, दीर्घ स्वरित। प्लुत भी 3 रूप से, प्लुत उदात, प्लुत अनुदात, प्लुत स्वरित, यानी उदात अनुदात स्वरित भेद से 3-3 प्रकार के। तो कितने हुए? 9 हो गए। 3 3 6 3 9। पुनः कह रहे हैं कि स नव विधोपी, वो जो 9 प्रकार का अक्ष है अनुनासिक और अननुनासिक भेद से 2-2 प्रकार के हो जाएंगे। यानी हरस्व उदात जो है ये भी 2 प्रकार का हो जाएगा, हरस्व उदात अनुनासिक, हरस्व उदात अननुनासिक। हरस्व अनुदात अनुनासिक, हरस्व अनुदात अननुनासिक, हरस्व स्वरित अनुनासिक, हरस्व स्वरित अननुनासिक, दीर्घ उदात अनुनासिक, दीर्घ उदात अननुनासिक, दीर्घ अनुदात अनुनासिक, दीर्घ अनुदात अननुनासिक, दीर्घ स्वरित अनुनासिक, दीर्घ स्वरित अननुनासिक। प्लुत, अब प्लुत में आइए, प्लुत उदात अनुनासिक, प्लुत उदात अननुनासिक, प्लुत अनुदात अनुनासिक, प्लुत अनुदात अननुनासिक, प्लुत स्वरित अनुनासिक, प्लुत स्वरित अननुनासिक। तो यह 18 प्रकार की हो गए। ठीक है, अब इसके भेद कैसे होगा वो भी मैं आप लोग को समझा दे रहा हूं। ठीक है, यदि उतारना चाहे तो इसको उतारिए जल्दी, नहीं तो फिर इसे मैं मिटा दे रहा हूं। 18 भेद, और क्या 18 भेद कैसे होगा समझिए। एक हुआ था हमारा हरस्व उदात अनुनासिक, समझिए ध्यान से, हरस्व उदात अनुनासिक। ये जो अ है हरस्व है, ये जो अ है क्या है? हरस्व है कि नहीं है? और उदात अनुदात और स्वरित का चिन्ह भी समझिए। उदात जो होगा देखिए, उदात में कोई चिन्ह नहीं होगा, अनुदात में जो है नीचे चिन्ह होगा ऐसे, और स्वरित में ऊपर चिन्ह होगा। ठीक है, और एक अनुनासिक है और एक अननुनासिक। अनुनासिक में क्या होगा? ऐसे चंद्रबिंदु होगा और इस पे चंद्रबिंदु नहीं होगा। अब देखिए, तो ये जो है अ हरस्व भी है, उदात भी है, नीचे कोई चिन्ह नहीं है। और ये क्या है? अनुनासिक है ना, तो अनुनासिक पर ऐसे चिन्ह दे दीजिए। तो ये हो गया अ हरस्व उदात अनुनासिक, और एक है हरस्व उदात अननुनासिक, अननुनासिक। तो ये देखिए, हरस्व है, उदात है, कोई चिन्ह नहीं है, और अननुनासिक है, इस पे चंद्रबिंदु नहीं है। हरस्व कैसे हुआ? जैसे ये हरस्व हो गया, दीर्घ होता कैसे? आ, ये दीर्घ हो गया, जिसमें एक मात्रा बोलने में एक मात्रा लगे, जिस आ, इसमें 2 मात्रा का समय लगेगा तो वो दीर्घ हो गया, और जिसमें एक मात्रा का समय लगे वो हरस्व होगा। ठीक है, तो ये और देखिए सब भिन्न होगा, कोई एक से मिलेगा नहीं। तो ये हरस्व उदात अननुनासिक हो गया। अब हरस्व के, अब देखिए हरस्व उदात हो गया ना, अब हरस्व अनुदात, हरस्व अनु प्रेमचंद मुंह बंद करके रहो। हरस्व अनुदात अनुनासिक, ये हरस्व हो गया, और इसके नीचे चिन्ह दे दीजिए ऐसे, तो अनुदात हो गया। हरस्व अनुदात अनुनासिक, चंद्रबिंदु का चिन्ह दे दीजिए, तो हरस्व अनुदात अनुनासिक, हरस्व अनुदात अननुनासिक,
ह्रस्व हो गया, अनुदात हो गया, चंद्र बिंदु का चिन्ह नहीं देंगे तो अनुनासिक हो जाएगा, अननुनासिक हो जाएगा। ह्रस्व, उदात, अनुदात, अब स्वरित। ह्रस्व, स्वरित, अनुनासिक। ह्रस्व है और इसी पे जब चंद्र ऐसे चिन्ह देंगे एक दंड तो स्वरित हो गया, और अनुनासिक का चिन्ह ये देंगे तो ह्रस्व भी हो गया, स्वरित भी हो गया और अनुनासिक भी हो गया। और एक है ह्रस्व, स्वरित, अननुनासिक। ह्रस्व है, स्वरित है और अननुनासिक, उस पे चंद्र बिंदु का चिन्ह नहीं है। यह ह्रस्व। अब दीर्घ से समझिए, दीर्घ, उदात, अनुनासिक। अब देखिए, आप पूछ रहे थे ना कि यह ह्रस्व कैसे है, ये एक मात्रा का है, और यहां पर ये जो आ, ये दीर्घ हो गया। आ क्या हो गया? दीर्घ हो गया। तो दीर्घ हो गया और उदात भी हो गया, नीचे कोई चिन्ह नहीं दिए चाहे ऊपर, तो दीर्घ, उदात और अनुनासिक चंद्र बिंदु। दीर्घ, उदात, अननुनासिक। देखिए, दीर्घ, उदात, अननुनासिक, दीर्घ, अनुदात, देखिए, दीर्घ, अनुदात, अननुनासिक, दीर्घ, अनुदात, अननु, दीर्घ, अनुदात, अननुनासिक, दीर्घ, स्वरित, भानु प्रताप मुंह बंद करके रहो, हमें दीर्घ, स्वरित, अनुनासिक। दीर्घ है, स्वरित का चिन्ह दे दीजिए और क्या हो गया? अनुनासिक। दीर्घ, स्वरित, अननुनासिक। दीर्घ हो गया, स्वरित हो गया, अननुनासिक, उस पर चंद्र बिंदु नहीं दिए। तो ह्रस्व, दीर्घ। अब प्लुत के बारे में जानिए। प्लुत, उदात, अनुनासिक। देखिए, ये तीन मात्रा जब दे देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा प्लुत। क्या हो जाएगा? प्लुत, यानी दो से अधिक मात्रा जिसमें लगे बोलने में, तो प्लुत हो गया। और नीचे चिन्ह नहीं दिए तो ये क्या हो गया? उदात हो गया। नीचे चाहे ऊपर चिन्ह नहीं दिए तो उदात, और उस पे चंद्र बिंदु दे देंगे तो क्या हो जाएगा? अनुनासिक हो जाएगा। प्लुत, उदात, अननुनासिक। प्लुत है, उदात है और उस पर चंद्र बिंदु का चिन्ह नहीं है तो क्या है? अननुनासिक है। प्लुत, अनुदात, अनुनासिक। ठीक है, तो देखिए, प्लुत हो गया, अनुदात नीचे चिन्ह दे दिया, अनुदात हो गया, और उस पे चंद्र बिंदु दे दिए तो अनुनासिक हो गया। प्लुत, अनुदात, अननुनासिक। प्लुत हो गया, अनुदात हो गया, चंद्र बिंदु का चिन्ह नहीं दिए तो अननुनासिक हो गया। प्लुत, स्वरित, अनुनासिक। प्लुत हो गया, इस पे स्वरित का चिन्ह दे दिए और अनुनासिक का भी चिन्ह दे दिए, तो प्लुत, स्वरित, अनुनासिक। प्लुत, स्वरित, अननुनासिक।
प्लुत हो गया, स्वरित हो गया, चंद्र बिंदु का चिन्ह नहीं दिए तो अनुनासिक हो गए। अब देखिए 18 प्रकार का अ हो गया, इसमें कोई भी अ एक दूसरे से मिल नहीं रहा होगा, सब एक दूसरे से भिन्न है। समझ गए? तो 18 प्रकार का अ हुआ। और एक चीज ध्यान दीजिए, इसी प्रकार से ई के भी 18 भेद होंगे, उ के भी 18 भेद होंगे और री के भी 18। लिरी का 12 भेद होगा। क्यों? तो कहते हैं कि लिरी वर्ण से द्वादश तस्य दीर्घ भवात्। जब लिरी का भेद जब बनाएंगे तो उसमें ये दीर्घ का जो है ना, ये 6, इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि लिरी वर्ण में दीर्घ का अभाव होगा। उसका जब बनाएंगे तो ह्रस्व और प्लुत का, ह्रस्व का 6 भेद और प्लुत का 6 भेद, 12 भेद उसके बनाएंगे। ठीक है ना? ये नहीं बनाएंगे, दीर्घ वाला नहीं बनाएंगे। और जब एच का बनाएंगे, ए ओ आई औ का भेद, तो उसमें हम ह्रस्व को नहीं लेंगे, उसमें ह्रस्व का अभाव होगा। तो एच में ह्रस्व के जो 6 भेद है इसको नहीं लिखेंगे, दीर्घ को और प्लुत को लिखेंगे। तो आप लोगों को अ का भेद में बता दिया, ई उ री री ए ओ आई औ, ये 8 जो अच बच रहे हैं, इन 8 को आप लोग बना करके लाएंगे ऐसे ही सभी कोई कॉपी में। हाँ, इसको उतारिए।